विद्यार्थियों, आज अपन ले रहे हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के अति लघुतात्मक क्वेश्चंस थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। अब इसमें इतना पहला क्वेश्चन आपका है, गैर व्यापारिक संस्थाओं की दो विशेषता लिखिए। नंबर 1, जन सेवा अर्थात जन कल्याणकारी कार्य करना। नंबर 2, संस्था के कार्यों का प्रबंध चुने हुए व्यक्तियों द्वारा करना। देखना, गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषता है। नंबर 1, जन सेवा अर्थात जन कल्याणकारी कार्य करना, और संस्था के कार्यों का जो मैनेजमेंट है वो जो चुने हुए व्यक्ति है, ट्रस्ट होता है, उनमें जो सदस्य उनके द्वारा किया जाता है। नंबर 2, व्यापारिक संस्थाओं और गैर व्यापारिक संस्थाओं के दो अंतर बताइए। नंबर 1, व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना, जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्य करना है। दूसरा तो आप कह सकते हैं, जो गैर व्यापारिक संस्थान होते हैं, कम लागत पर या बराबर लागत मूल्य पर सेवाएं और वस्तु प्रदान की जाती है सदस्यों। नंबर 2, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले वित्तीय विवरण ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट याद रखें, 3 वित्तीय विवरण मूल बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जबकि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले वित्तीय विवरण रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, इसका जवाब ले रहा हूं मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट दोनों में कॉमन है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये 3 स्टेटमेंट इसमें बनाने होते हैं। नंबर 1, रिसिप्शन अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ये गैर व्यापारिक संस्था पर है, जबकि व्यापारिक संस्था तो व्यापार खाता, लाभ खाता, चिट्ठा। क्वेश्चन 3, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों का नाम बताइए। 3 पुस्तकें होती है, कैश बुक, निरूपण भी। नंबर 2, स्टॉक रजिस्टर, जिसमें संपत्तियों को पर्चेज की जाती है, उसकी पूरी डिटेल होती है, स्टॉक रजिस्टर। नंबर 3, सदस्यों का रजिस्टर, मेंबरशिप रजिस्टर, रजिस्टर 3 रजिस्टर होते हैं, कैश बुक,
स्टॉक रजिस्टर और मेंबरशिप रजिस्टर। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखे जाने वाले वित्तीय ऋणों के नाम अभी जो लिखाई हुई है। नंबर 1 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 3 बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ध्यान रहे गैर व्यापारिक संगठनों के द्वारा 3 मेन ये वित्तीय ऋण बनाए जाते हैं। नंबर 1 प्राप्ति भुगतान खाता, आय खाता, चिट्ठा। नंबर 5 जब आय खाता बनाया जाता है तो उस समय आजीवन सशस्त्र लाइफ मेंबरशिप फी का लेखांकन व्यवहार कैसे करेंगे। याद रखें लाइफ मेंबरशिप फी एक पूंजीगत प्राप्ति है और गैर व्यापारिक संस्थाओं को प्राप्त होती है। और आपको पूछा समृद्धि आय खाता यदि आप बनाते हैं उस समय इसका लेखांकन आप कैसे करेंगे। याद रखें लाइफ मेंबरशिप क्या है, पूंजीगत प्राप्ति है। कहाँ दिखाएंगे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। गैर व्यापारिक संस्थाओं की एक पूंजीगत प्राप्ति, एक पूंजीगत प्राप्ति जिसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। इसके 2 तरीके हैं, या तो कैपिटल फंड में जोड़ेंगे या प्रत्येक रूप से अलग से सेपरेट आप बैलेंस शीट के दायित्व दिखाएंगे। लाइफ मेंबरशिप फी। क्वेश्चन 6 अच्छा क्वेश्चन है, वसीयत से प्राप्ति लेगेसी से आप क्या समझते हैं। इसका अर्थ होता है जो मृतक व्यक्ति होता है उससे वसीयत से चाहे नकद राशि प्राप्त हो, कोई ऐसा संपत्ति प्राप्त हो, उसको हमेशा पूंजीगत प्राप्ति मानते हुए बैलेंस शीट के दायित्व में शो करेंगे। और वसीयत से प्राप्ति एक गैर व्यापारिक संस्था को प्राप्त मृतक व्यक्ति से वसीयत लेगेसी पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति जिससे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। पूरा समझे, वसीयत से प्राप्ति गैर व्यापारिक संस्थाओं को प्राप्त एक पूंजीगत प्राप्ति है और ये मृतक व्यक्ति से प्राप्त होती है। और मृत्यु भविष्य में वो लिखा जाता है कि मेरे डेथ होने के बाद ये प्रॉपर्टी या जो नकद राशि है वो उस गैर व्यापारिक संस्था की होगी, तो उसको आप दिखाएंगे बैलेंस शीट के दायित्व में। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उपयोगी क्वेश्चन है अक्षय जो कभी फंड समाप्त नहीं होता है। अक्षय निधि कोष एंडोमेंट फंड से आप क्या समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक उपहार देने वाला व्यक्ति उससे जो प्राप्त मूल राशि है उसको कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। उससे होने वाली इनकम, होने वाला जो आय है ब्याज के रूप में, उस राशि का उपयोग विशिष्ट व्यय की पूर्ति में किया जाएगा, जिसके लिए उपहारदाता ने कहा है। इसको आप कहेंगे एक उपहारदाता एक उपहारदाता से प्राप्त राशि जो एक प्राय एक गैर व्यापारिक संस्थाओं को, गैर व्यापारिक संस्था को एक उपहारदाता से प्राप्त राशि जो एक गैर व्यापारिक संस्था को प्राप्त होती है जिसका उपयोग उपहारदाता द्वारा बताए गए व्ययों की पूर्ति के लिए, व्ययों की पूर्ति
के लिए किया जाता है, किया जाता है। किंतु, अब महत्वपूर्ण बात है, किंतु मूल राशि को बनाए रखा जाएगा, बनाए रखा जाएगा, रखा जाएगा, किंतु किंतु मूल राशि से प्राप्त आय जैसे ब्याज या लाभांश का उपयोग किया जा सकेगा, इसको थोड़ा समझें। जिस व्यक्ति ने गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, फंड दिया है, उस फंड का उपयोग मूल राशि को न करके उससे प्राप्त होने वाला ब्याज है या प्रतिफल जो भी होगा, उसका उपयोग उस उपहार द्वारा कहे गए बताए गए तरीके के व्यय के लिए किया जा सकता है। यदि राशि कम पड़ती है तो उसको आप इनकम एंड एक्सपेंस के डेबिट में उस व्यय के रूप में आप वसूल वहां से करेंगे। एक्सचेंज जब एक्सचेंज कोर्स का अर्थ होता है ये सब फंड इश्यूली जो कभी इस्तेमाल नहीं होती है, मूल राशि बनी रहेगी, मूल राशि से प्राप्त ब्याज है उसका उपयोग आप कर सकेंगे। यदि वो राशि कम पड़ती है तो उस कमी की पूर्ति आप है आय खाते से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आय खाते से आप क्या समझते हैं? एक गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया गया नाम मात्र खाता। इसकी प्रकृति नाम मात्र खाते किसमें होती है? नाम मात्र खाता जिसमें चालू वर्ष की आयगत मदों का प्राप्तियों जब भुगतान हो आयगत मदों एवं चालू वर्ष से संबंधित चालू वर्ष के समायोजन किए जाते हैं, एक व्यापारिक संस्थाओं पर बनाया गया नामांकन खाता जिसमें चालू वर्ष के आगे मदों को देखा जाता है, चालू वर्ष के एडजस्टमेंट किए जाते हैं और इसका जो निष्कर्ष निकलेगा या तो आएगा सरप्लस या आएगा डेफिसिट। क्वेश्चन होगा आय खाता बनाते समय विशिष्ट वस्तुओं का लेखांकन आप कैसे करेंगे? आय खाता बनाते समय विशिष्ट वस्तु यानी स्पेशल फंड, स्पेशल डोनेशन जो प्राप्त होता है उसका लेखांकन आप कैसे करेंगे? याद रखें विशिष्ट जो दान है, डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, उसकी प्रकृति पूंजीगत होती है, उसको हमेशा बैलेंस शीट के दायरे में दिखाते हैं। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। आपको समझ दिया है आय व्यय खाता यदि आप बनाते हैं उस समय यदि विशिष्ट दान प्राप्त होता है तो याद रखें आय व्यय खाते में सामान्य दान आएगा, लेकिन विशिष्ट दान यदि प्राप्त होता है वो हमेशा बैलेंस शीट के दायित्व में आएगा क्योंकि पूंजीगत प्राप्ति की उसकी नेचर होती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य दान का आय व्यय खाते में किस प्रकार से लेखा करेंगे? ये तो विशिष्ट वस्तु, इसको चिट्ठे के दायित्व देखा है आपने, लेकिन सामान्य दान जो जनरल डोनेशन है इसकी प्रकृति आयगत होती है और ये आय खाते के सीआर पक्ष में आय के रूप में दिखाते हैं। आय व्यय खाते की सीआर पक्ष में इनकम के रूप में दिखाएंगे, इनकम के रूप में प्रदर्शित करेंगे। सामान्य दान को हमेशा आयकर प्राप्ति मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के सीआर दिखाएंगे। क्वेश्चन 11, ऐसी दो मदें दिखाइए जो प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं दिखाई जाती है। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 1
डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, कोई भी संपत्ति इसका संपत्ति है जिसमें मूल्यह्रास होता है उसको आप नहीं दिखाएंगे। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया व्यय कर सकते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी रिक्वेस्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी हो सकता है। बकाया व्यय ये दोनों है, ये नॉन कैश होते हैं जिसको आप डिसिप्लिन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन 12, यदि खेल आयोजन का शेष 80,000 रुपये, कहने का मतलब स्पोर्ट्स फंड के रूप में आपका जो ऑपरेटिंग बैलेंस 80,000 रुपये है, लेकिन खेल आयोजन के व्यय के 50,000 रुपये, तो आगे खाते में अंतिम चक्र किस प्रकार दिखाएंगे। याद रखें, एक आपको स्पोर्ट्स फंड के रूप में 80,000 का बैलेंस है और उस साल जो इसका एक्सपेंडिचर हुआ 50,000 रुपये है, तो ये दोनों बैलेंस शीट के दायित्व आएगा। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ये विशिष्ट फंड है आपका, विशिष्ट कोष है। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में स्पोर्ट्स फंड 80,000 लेस एक्सपेंसेस 50,000, शेष आएगा 30,000 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, वो बैलेंस शीट दायित्व सो होगा। तो चिट्ठे दायित्व स्पोर्ट्स फंड ये स्पेसिफिक फंड है, विशिष्ट कोष है, और लेस होगा एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस 50,000, तो आपका जो बैलेंस बचेगा अंत वो आपका होगा 30,000। मान लीजिए स्पोर्ट्स फंड का इस साल वर्ष के दौरान यदि भुगतान प्राप्त होता है तो आपका जुड़ेगा आदि। प्राप्ति भुगतान खाते व रोकड़ में भी दो अंतर बताइए। नंबर 1 प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, जबकि रोकड़ वही व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाते हैं। अब उसके बाद में सेकंड इसका जो अंतर आप ले सकते हैं, प्राप्ति भुगतान खाते में, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लेन देनों को, व्यवहारों को, लेन देनों को तिथिवार नहीं लिखते हैं, जबकि रोकड़ बही में लेन देनों को तिथिवार लिखा जाता है, डेट वाइज तिथिवार लिखा जाता है। सीधा सत्य है, प्राप्ति भुगतान का व्यापारी संस्था बनाती है, जबकि जो रोकड़ भी है प्राप्त भुगतान का गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, जबकि रोकड़ भी है वो बनाई जाती है व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। उसके बाद में सेकंड प्राप्ति भुगतान खाते में तिथिवार डेट वाइज लेन देन नहीं लिखते हैं, जबकि रोकड़ में डेट वाइज लेन देन लिखते हैं। यस, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 14, आगे खाते की विशेषता बताइए। नंबर 1 गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाने वाला खाता, इसकी जो प्रकृति होती है वो नाममात्र है। सेकंड इसका है उपार्जन आधार एक्चुअल बेसिस, उपार्जन आधार पर यह खाता बनाया जाता है। दो आधार होते हैं, एक रोकड़ आधार होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्चुअल बेसिस। उपार्जन आधार पर है आय खाता बनाया जाता है। क्वेश्चन 15, आय खाता एवं अंतिम खाता तैयार करते समय
संपत्ति की बिक्री का लेखा किस प्रकार करेंगे, बहुत पूछा। कोई एसेट है उसको आपने सेल किया, बेचा, तो उसमें आपको जो डेप्रिसिएशन है या उस संपत्ति के बिक्री से लाभ या हानि है उसको आप दिखाएंगे आगे खाते में। लेकिन बैलेंस शीट के एसेट में जो एसेट होगी उसका जो बिक्री की गई संपत्ति जो बुक वैल्यू है, पुस्तक मूल्य है, उसको आप लेस करेंगे। तो आप उसको कहेंगे विक्रय की गई संपत्ति, विक्रय की गई संपत्ति पर हुआ मूल्यह्रास विक्रय या बिक्री से हुआ लाभ या हानि को आय व्यय खाते में दिखाएंगे तथा विक्रय संपत्ति के पुस्तक मूल्य को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष से संबंधित संपत्ति से घटाएंगे, संबंधित संपत्ति से लेस करेंगे, घटाएंगे, लेस करेंगे। जो एसेट है जितना आपने उसका बुक वैल्यू घटाया कंप्लीट, वो एसेट में लेस होगा संबंधित संपत्ति से। गैर व्यापारिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य सीधा सोचते हैं जन सेवा। मूल जो इसका उद्देश्य है जन सेवा या कल्याणकारी कार्य, समाज के लिए कल्याणकारी जनहित कार्य करना इसका मूल उद्देश्य है। जो गैर व्यापारिक संस्था है उसका समाज विशिष्ट वर्ग के लिए वो जन सेवा करना, कल्याणकारी कार्य करना इसका मूल उद्देश्य है। चिट्ठे का दायित्व पक्ष व आय खाते का डेबिट एंड नाम पक्ष में दिखाई जाने वाली दो पदों के नाम लिखिए। चिट्ठे का दायित्व होना चाहिए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डीआर में आउटस्टैंडिंग कोई बकाया व्यय हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी बकाया वेतन का सचा। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बकाया मरम्मत के व्यय। क्वेश्चन 18 पूंजीगत प्राप्तियों को कहां देखा जाता है, याद रखें। तो कैपिटलाइज जो रिसिप्ट्स है, पूंजीगत प्राप्ति है, वो हमेशा बैलेंस शीट के दायित्व, चिट्ठे के दायित्व, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जैसे भवन कोष के लिए दान प्राप्त कोई भी विशेष कोष है वो प्राप्ति हो, चिट्ठे के दायित्व आएगा। आय खाते का क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस क्या प्रदर्शित करता है, याद रखें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को सीआर का योग अधिक होने पर होगा सरप्लस, डीआर का अधिक होने पर होगा डेफिसिट। आप कह सकते हैं क्रेडिट पक्ष, क्रेडिट बैलेंस क्या शो करेगा, सरप्लस में बचत या अधिक कर सकते हैं हिंदी में। और डेबिट बैलेंस डेफिसिट घाटा या न्यूनता ये प्रकट करेगा। कहने का आशय है सीआर पक्ष का योग डीआर से अधिक है तो होगा सरप्लस, और विपरीत रिवर्स डेबिट अधिक है सीआर से तो होगा डेफिसिट घाटा। अब जो क्वेश्चन पूछा आपके थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आपको प्राप्ति भुगतान खाता बनाना है। निम्न की शाखा से प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। प्रारंभिक नकद से 50,000, चंदा प्राप्त गत वर्ष का 10,000, चालू वर्ष का 90,000, अग्रिम 20,000 और परिवेश प्राप्त हुआ 20,000 रुपये, वेतन चुका चालू वर्ष का 30,000,
एडवांस चुका आपने 10,000 रुपये, दान प्राप्त सावधान दान 10,000, विशेष दान 80,000, कंप्यूटर खरीदा 30,000 रुपये जिस पर 3,000 की मुनाफा करना है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 25 की 20,000 रुपये में, स्टेशन को चुकाए 20,000, जबकि वर्ष के अंत में स्टेशन का स्टॉक 5,000, वर्ष के अंत में बकाया वेतन और चंदा बाकी है, वेतन चुकाना बाकी है पार्टी 1,000 रुपये, राशन दिए 1,000 रुपये और चंदा बकाया 16,000 रुपये। फर्नीचर उधार खरीदा 12,000 का, आजीवन सस्ता प्राप्त हुई 30,000, मरण के चुकाए 5,000। आप बनाना रिसेप्शन पे अकाउंट फॉर दी रहेंगे, याद रखें कि प्राप्ति भुगतान खाता एक व्यापारिक गैर व्यापारिक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। प्राप्तियां बिहार में है, भुगतान सीआर में, लेकिन मूल जो बात है प्राप्ति सभी प्रकार की प्राप्तियां, अच्छा आयगत चाहे पूंजीगत, और सभी अवधियों की प्राप्तियां और भुगतान चाहे किसी अवधि से संबंधित हो, नकद होना चाहिए, उसको आप रिसिप्ट में शो करते हैं और ये खाता में से गैर व्यापारिक संगठनों द्वारा तैयार किया जाता है। अब देखना प्राप्तियां बिहार में आएगी और भुगतान पेमेंट सीआर। प्राइवेट नकद से 50,000, डेबिट में 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी 50,000, चंदा प्राप्त हुआ 2 सर्कुलेशंस, 2 सर्कुलेशंस। अब 3 अवधियों के हैं, लास्ट ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर, एडवांस नेक्स्ट ईयर। अब चंदा आपको प्राप्त हो 10,000 10 साल का, इस साल में आपको 4 वर्ष का है 90,000 रुपये, और एडवांस आपको प्राप्त हुआ है चंदा प्राप्त अग्रिम 20,000। अब तीनों को जोड़िए, सभी अवधियों की प्राप्ति आएगी 1,20,000, चंदा को आएगा 1,20,000। फिर आपको परिश्रम प्राप्त हुआ, एंट्रेंस फी डीआर में 2 एंट्रेंस फी, 2 एंट्रेंस फी या एडमिशन फी कर सकते हैं। एंट्रेंस फी आपको प्राप्त हुआ 20,000 रुपये, डीआर में आएगा। फिर ये वेतन चुकाया, 22 सैलरी पेमेंट है, 22 सैलरी। अब इसमें 2 अवधियों के हैं वेतन चुकाया, एक तो आपका है 4 वर्ष का, ये करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, एडवांस प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। 4 वर्ष का आपने पेमेंट किया है 30,000, अग्रिम 10,000, 30,000, ये 10,000, कुल पेमेंट हुआ आपके नगद वेतन का 40,000 रुपये। सभी अवधियों की भुगतान प्राप्त सब आएगी इसमें। अगला आपको दान प्राप्त हुआ 2 डोनेशन, एक तो सामान्य दान, विशेष दान है 2 डोनेशन। 2 डोनेशन, नंबर 1 जनरल डोनेशन, नंबर 2 स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन आपको मिला 10,000 80,000, 10,000 जनरल, 80,000 आपको विशेष दान, कुल मिला आपको 90,000। ये 90,000 रुपये है वो प्राप्ति भुगतान खाते के डीआर में आएगा, प्राप्ति है। उसके बाद कंप्यूटर खरीदा, बाय कंप्यूटर पेमेंट है, पूंजी के भुगतान है, बाय कंप्यूटर राशि 30,000, पेमेंट हमने क्या 30,000, जिस पर डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ये नगद लेन देन नहीं आएगा। और 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज की, बाई 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, ये पेमेंट है, पूंजी के भुगतान है, यह आएगा आपका 20,000, ये ब्याज की दर है। उसके बाद स्टेशनरी चुका 20,000, बाई स्टेशनरी पेमेंट है, बाई स्टेशनरी 20,000, जबकि वर्ष के अंत में स्टेशन का स्टॉक, वर्ष के अंत में स्टेशन स्टॉक बचा 5,000 नहीं आएगा, और उसके बाद वेतन चुकाना बाकी 1,000 नहीं आएगा, चंदा बकाया नहीं आएगा, फर्नीचर उधार खरीदा नहीं आएगा, आजीवन सशस्त्र प्राप्ति कितने 30,000। 2 लाइफ मेंबरशिप फी प्राप्ति है, 2 लाइफ मेंबरशिप फी राशि आपको मिली है 30,000, डीआर में प्राप्ति है 30,000। फिर बोला है मर्डों की चुकाई 5,000 रुपये, सीआर में बाय रिपेयर्स 5,000। बस ये आपकी प्राप्ति भुगतान करता है। इसमें केवल ऊपर प्राप्तियां और ऊपर भुगतानों का लिखान किया है। यहां तो बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। अब इसका योग समान है, डीआर के 50 और 20 70 90 1 90 2 80 3 10 3,10,000।
ये प्राप्तियां हैं। देखो योग 5 2 7 2 9 2 18 3 21 2 1 3 3 10 और भुगतान है 4 3 7 2 9 2 11 11 1 15 4 3 7 9 9 10 1,15,000 3 10 1 15 घटाइए ये 5 और 9 और 1 5 5 10 1 10 11 1 1 2 3 1,98,000 बैलेंस बचेगा 1,95,000 ये बैलेंस बचा क्लोजिंग योग होगा 3,10,000 3,10,000। अब प्राप्ति डीआर की है भुगतान सीआर में और ये बाद में सीडी अपने दिन फॉरवर्ड होगा तो बैलेंस पीडी हो जाएगा। इस तरीके से छोटे प्रश्न और ये अपने एक वीडियो और बनाएंगे छोटे प्रश्न और लेंगे। धन्यवाद।